हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही इंक्लूड किया जाता है। अगर एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें ये आपको मिलेगा। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब आपको पता है कि वापस रिवर्स हो जाना, मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, वापस पीछे की तरफ आ जाए आप। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सीन इसमें होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं जब लाइट का, यानी आप इसमें देखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन भी देखेंगे, रिफ्रैक्शन भी देखेंगे। ठीक है, दोनों ही आप इसमें केस देखेंगे। किसके अंदर बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन। किसके एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन क्या क्या है। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आती है बेटा रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा 11th क्लास में। अगर आपने किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा ग्लास स्लैब के बारे में। अदरवाइज आज मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। इसमें आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी मैं फाइंड आउट करके बताऊंगा। ठीक है, और इसमें कैसे लाइट बेंडिंग होती है वो भी मैं आपको रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, उसकी मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ। तो उसकी स्टेटमेंट क्या आती है बेटा, इट स्टेट्स दैट इफ द फाइनल पाथ, जो फाइनल पाथ होगा, फाइनल पाथ मतलब इन द सेंस, ये डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है। मान लीजिए ये रे है, ए बी जो रे है वो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, इंसिडेंट हो रही है। कौन से एंगल से, आई एंगल से। आई एंगल से कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा, टू मीडियम से, एक रेयर मीडियम और एक सेकंड डेंसर मीडियम, दो मीडियम आपको गिवन है। दोनों मीडियम में, इस रेयर मीडियम की मैं बात करूं तो रेयर मीडियम का मैंने बताया था, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पास पास होते हैं, सॉरी दूर दूर होते हैं। और डेंसर में क्या होता है, नियर बाई पार्टिकल्स होते हैं, यानी वहां पे जो सराउंडिंग है उसके पार्टिकल क्या होंगे, इस डेंसर में जो सराउंडिंग है इसके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है या वाटर है या फिर ग्लास मान लीजिए, ग्लास स्लैब मान लीजिए, कुछ भी हो, उसमें क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, नियर बाई होते हैं, एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। क्लियर। तो यहाँ पे ए बी रे जो है मेरे पास वो आई एंगल से है, आई एंगल से इस पे इंसिडेंट हुई, देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर लगा रखा है। जब ये लाइट यहाँ पे, यहाँ से इंसिडेंट होगी और इसका जब रिफ्रैक्शन होगा, देन आफ्टर ये प्लेन मिरर पे जाके इंसिडेंट होगी। किस पे इंसिडेंट होगी, प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पे ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी। कितने डिग्री पे इंसिडेंट होगी, 90 डिग्री। आफ्टर दैट इंसिडेंट होने के बाद उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है बेटा, पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है नॉर्मल के अकॉर्डिंग, नॉर्मल पे ही आ रही है, तो वो लाइट वापस नॉर्मल से चली जाती है। तो ऐसा ही गैस इसके अंदर हो गया, तो लाइट आई वापस उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। तो यहाँ से क्या होगी, लाइट वापस जाएगी, यहाँ पे वापस इंसिडेंट होगी, देन आफ्टर ये वापस आगे की तरफ चली जाएगी, डेंसर से वापस क्या हो जाएगी, रेयर में चली जाएगी। पहले क्या हो रहा था बेटा, रेयर टू डेंसर में आ रही थी। तो इसकी डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन की मैं बात करने वाला हूँ, तो वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज स्टेट्स दैट इफ द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल reflection and refraction, it retrace its path exactly। ठीक है, यानी exactly क्या होगा, रिट्रास होगा। ये exactly ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट रह गया, कुछ पार्ट अभी आएगा, नहीं, पूरी क्या होगी, रे जितनी आई है वापस ही क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये चीज, तो आपको आया हो, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके डेरिवेशन की मैं बात करता हूं। अगर मैं इसके डेरिवेशन की मैथमेटिकली फॉर्मूले की बात करूं तो वो कैसे आप फाइंड आउट करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे बेटा, हम इसके डेरिवेशन की मैं बात करने वाला हूं। तो इसका डेरिवेशन क्या रहेगा, नाउ बेटा एक बार देखिए यहाँ पे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ,
आपने रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ पढ़ा था, जिसे हमने क्या बोला था, स्नेल्स लॉ बोला था। स्नेल्स लॉ क्या था, फ्रॉम स्नेल्स लॉ था बेटा साइन आई अपॉन साइन आर। अब कब ले रहे हैं आप, जब रे किधर से किधर जा रही है बेटा, रेयर टू डेंसर। कहां से कहां तक जा रही है बेटा, रेयर टू डेंसर मीडियम। बेटा रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होगा, म्यू 1। कितना होगा बेटा, म्यू, इसको सॉरी मान लीजिए 1 और इसको, क्लियर है बेटा। यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 2 में ही तो जा रही है, तो 1 से 2 में चलिए। इक्वेशन नंबर में इसे क्या दे देता हूं बेटा, फर्स्ट दे देता हूं। आफ्टर, अब क्या हुआ बेटा, रे यहां तक पहुंच गए, अब वापस क्या हो रहा है, इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी वापस क्या हो रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। देन आफ्टर, देन साइन, अब किधर से किधर जा रही है बेटा, साइन आर से साइन आई के बीच में जा रही है। यानी पहले तो किस में, यानी यहाँ पे एंगल कितना था, आई टू आर था, ठीक है। आई टू आर क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही थी। अब क्या हो रहा है बेटा, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है कोई रे, तो उसका क्या होगा, उसके लिए स्नेल्स लॉ क्या लगेगा मेरे पास, वो हो जाएगा बेटा 2μ1, इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साइन आर अपॉन साइन आई मल्टीप्लाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो μ21 मल्टीप्लाई μ12। बेटा एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि साइन आई से साइन आई कट गया और साइन आर से साइन आर भी कट गया, क्लियर। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो यहां से तो बच गया बेटा 1, तो 1 इक्वल 2μ1 मल्टीप्लाई 1μ2। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। किस किस के लिए बता दिया इसने कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मान लीजिए कि लाइट कहां से सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है या फिर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रहेगा बेटा 1 रहेगा, क्लियर है बेटा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, क्लियर है। तो यही है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कौन सा प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कौन सा प्रिंसिपल बताया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा आपके पास रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन की, किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं बेटा। तो इसमें एप्लीकेशन आपने देखा होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था इसका, ग्लास स्लैब के लिए भी मैंने बताया। सेकंड इसका एप्लीकेशन आपने देखा होगा, नॉर्मली वाटर लिया, एक पानी गिलास में पानी लिया, ठीक है, वाटर लिया, उसमें आपने पेंसिल की उसमें डिप की, और जैसे ही आपने पेंसिल उसके अंदर डाली, वो पेंसिल आपको दिखेगी वाटर के अंदर कि ये यहाँ से कट हो गई है, मतलब टूट गई है वो, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यानी उसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, कौन सी थ्योरी लग रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी लग रही है, क्लियर है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले आप ये चीज लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है बेटा। तो ये लिख लिया होगा आपने आई थिंक। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में। देखते हैं बेटा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, मतलब रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब की मैं बात करूं तो ग्लास स्लैब कैसी होती है आपको पता होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होंगी, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रू किसके द्वारा देखने वाले हैं, हम ग्लास स्लैब के द्वारा देखने वाले हैं। मान लीजिए ग्लास स्लैब है आपके पास,
ये बेटा एक्सपेरिमेंट, ये जो मैं बताने वाला हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ये बेटा क्या होता है प्रैक्टिकली है, आपके एक्सपेरिमेंट है, आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। इसमें आपको प्रॉपर्ली दिखेगी लाइट बेंड होती हुई। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे एक मैंने क्या ले लिया, ग्लास स्लैब ले लिया, इसके ऊपर मैंने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए कोई रे आई यहाँ पे, अब ये रे इस पे इंसिडेंट होती है कितने एंगल से बेटा, आई एंगल से। कितने एंगल से इंसिडेंट हुई बेटा, आई एंगल से। यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ बेंड हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ बेंड हो गई, इस रे को डैश डैश करके आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। यहाँ पे बेंड होने के बाद ये कैसे हो जाएगी बेटा, नॉर्मल, मतलब यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए लाइट आई, यहाँ पे क्या होगी अंदर से, यानी ये मीडियम हो गया मेरे पास रेड मीडियम, और ये हो गया बेटा मेरे पास डेंसर। ये मीडियम मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, ये मीडियम मैं सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास रे आ रही है उसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा, क्या क्या नाम दे दूंगा मैं इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R और इसको S। ये नॉर्मल हो गया मेरे पास N डैश हो गया, ये हो गया M डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो बीच में इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है उसे ही बोलेंगे, इसको मैंने कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसे मैं बोलूंगा, या फिर स्मॉल d बोल दीजिए, जिसे मैं बोलूंगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा सा क्या है इसमें ध्यान से बनाना है आपको, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये और भी। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कैसे PQ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी। यहाँ पे PQ लाइट क्या है बेटा आपके पास, देखिए यहाँ पे PQ लाइट जो है मेरे पास इंसिडेंट रे है। ठीक है, PQ लाइट है इंसिडेंट रे। क्लियर है बेटा ये चीज। RS लाइट जो है वो कौन सी रे है, इस वाली सरफेस के लिए RS जो लाइट है वो कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है बेटा, Q। R जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। और R से S है वो है इमर्जेंट रे। क्लियर। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है I, वो एंगल मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना मेरे पास कितना, यहाँ पे एंगल बना R, ये भी एंगल कितना होगा। अब ये जो एंगल है मेरे पास यहाँ पे कितना बना बेटा, R बना। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ I1 बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ R1, इसको बोल देता हूँ R2, और इसको बोल देता हूँ I2। क्लियर। तो यहाँ पे I1 जो एंगल है वो है इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल है बेटा, इंसिडेंट एंगल है। उसके बाद R1 और R2 जो एंगल है वो कौन से हैं बेटा, R1 जो एंगल है वो है रिफ्रैक्टेड एंगल, और जो I2 है वो है इमर्जेंट एंगल। क्लियर। तो यहाँ पे और D ये जो है, यहाँ पे ये जो D है वो क्या है मेरे पास, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। अब बेटा इसके डेरिवेशन पोर्शन पे मैं चलता हूँ, तो क्या आएगा इसका डेरिवेशन, वो भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जो ये एंगल है, ये I1 जो एंगल है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा इसके। यानी यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री से रे आ रही है, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। वो हम प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे, कैसे प्रूफ करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। देखिए बेटा कैसे प्रूफ करेंगे इसको, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब बेटा स्नेल्स लॉ क्या है मेरे पास, साइन आई
अब बेटा फर्स्ट मीडियम तो ये हो गया, सेकंड मीडियम ये हो गया। अब रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है मान लीजिए, तो फर्स्ट मीडियम में एंगल कितना है I1 sin I2। ये तो है बेटा आपके पास ग्लास और ये है एयर, तो इसको तो मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको तो मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको मैंने g से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आने वाली है वैल्यू मेरे पास, ये सॉरी R1 आ जाएगा म्यू एयर टू ग्लास। क्लियर? यानी रे कहां से कहां तक जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है। नाउ साइन, अब यहां पे लिख लेना रे टू डेंसर। अब यहां पे डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब पहले तो जा रही थी रेयर टू डेंसर, अब जाएगी डेंसर टू रेयर मीडियम। तो साइन कहां से बेटा, एंगल देखो बेटा, साइन R2 अपॉन साइन I2 इक्वल म्यू, कहां से, ग्लास से एयर के बीच में, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बेटा ये चीज? अब मैंने एक चीज अभी रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से पढ़ी थी कि μ1 इक्वल्स टू μ1 2 मल्टीप्लाई टू 1। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि एयर टू ग्लास मल्टीप्लाई म्यू ग्लास टू एयर। अगर मैं ग्लास टू एयर निकाल लेता हूं यहां से, तो म्यू ग्लास टू एयर इक्वल 1 अपॉन म्यू एयर टू ग्लास। ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, ये वैल्यू आप कहां पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए। देन आफ्टर आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है, देखिए साइन R2 अपॉन साइन I2 इक्वल 1 अपॉन म्यू एयर टू ग्लास। इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गया बेटा थर्ड। क्लियर है? तो थर्ड इक्वेशन यहां से हमने कैलकुलेट कर ली है। अब क्या की, अब एक चीज और देख लीजिए डायग्राम में कि ये जो एंगल है मेरे पास, कौन सा एंगल, आप बोलेंगे सर कौन सा एंगल, तो बेटा ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है कुछ मेरे पास, जेड बन रहा है। तो जेड जब बनता है, अल्टरनेट जे एंगल जब होता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देन आफ्टर आप यहां लिख लीजिए कि R1 इक्वल होगा R2, यहां लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो बेटा जब R1 इक्वल हो गया R2 के, तो वहां वैल्यू पुट कर सकता हूं इजीली। ठीक है, तो यहां पे R2 की जगह R1 रख दीजिए। देन साइन R1 अपॉन साइन I2 इक्वल 1 म्यू एयर टू ग्लास। इक्वेशन नंबर 4। यहां तक हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, इतनी चीज क्लियर होने के बाद अब हम करेंगे बेटा यहाँ पे, देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास आने वाली है वैल्यू, फोर्थ इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को क्या करती है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। बेटा फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन आफ्टर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल मल्टीप्लाई साइन R1 अपॉन साइन I2 इक्वल, ये आ जाएगी मेरे पास बेटा a म्यू g मल्टीप्लाई 1 अपॉन म्यू एयर टू ग्लास। अब देखिए बेटा यहाँ पे कुछ वैल्यू कटती हुई दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू कट गई है मेरे पास और ये वैल्यू भी मेरे पास रिमूव हो चुकी है। तो साइन I अपॉन साइन R बच गया मेरे पास, सॉरी I1 अपॉन साइन I2 बच गया मेरे पास और इक्वल में 1 बच गया। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ बेटा साइन I1 इक्वल साइन I2, देन I1 इक्वल हो जाएगा बेटा I2। ये चीज ही तो हमें फाइंड आउट करनी थी कि ये जो एंगल है मेरे पास, ये एंगल होना चाहिए दोनों इक्वल।
जो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्लियर है बेटा? तो ये लिख सकते हो आप, राइट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। आगे हम करते हैं बेटा इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट। तो यहाँ तक लिख लीजिए बेटा फटाफट। आपको ये चीज क्लियर हो गई बेटा? अब मैं बात करता हूँ इसके लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। देखो बेटा इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको इजी वे में ये चीजें क्लियर हो जाएं अच्छे से। देखिए बेटा, हम इसके लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इसका डेरिवेशन पोर्शन रहेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ। अब एक्सप्रेशन किसके हम पता कर रहे हैं बेटा? एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख लीजिए एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करने वाला हूं, तो वो क्या होगी बेटा मेरे पास बात? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने अभी शो किया कि जो आगे हम देखते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आपने उस डायग्राम में भी देखा होगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब में यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, देन आफ्टर ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और यहां पे एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की। ये मैंने नाम दे दिया इसे P। यहां पे ये रे आई एंगल से क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। देन आफ्टर ये क्या हो रही है? रे रिफ्रैक्ट हो रही है। कितने एंगल से? R एंगल में कंसीडर कर लेता हूं। देन आफ्टर ये मीडियम, फर्स्ट मीडियम हो गया मेरे पास बेटा एयर, सेकंड मीडियम इज ग्लास, ठीक है। ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है, और ये है बेटा मेरे पास डेंसर। दो मीडियम हो गया बेटा मेरे पास, एक तो हो गया रेयर मीडियम, सेकंड वन इज डेंसर मीडियम। यहां से रे आई, यहां पे वापस गई, देन आफ्टर ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल से दूर हो जाएगी, जिस एंगल को मैं बोल रहा हूं ई एंगल, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद यहां पे इस रे को क्या कर दीजिए आप? आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ये जो मेरे पास बन रहा है, ये जो गेप बन रहा है, इस रे को मतलब इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाने पे, और ये जो आपके पास कौन सी रे है? इमर्जेंट रे है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको ही मैं बोलूंगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, जिसको मैंने नाम दे दिया, आप इसे नाम दे दीजिए डी, कैपिटल डी नाम दे दीजिए। रे हो गए आपके पास पी क्यू आर एस। ये आपके पास डायग्राम हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब यहां पे आप क्या करने वाले हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको कहां दिख रहा है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल? यहां पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल कहां दिखेगा? आपको दिख रहा होगा QRD में। किसमें दिख रहा है बेटा? QRD में। इसको मैं नाम देता हूं A B, इसको नाम दे दीजिए आप C D, इसको नाम दे देंगे बेटा हम T नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, या फिर आप कंसीडर कर लीजिए लेट। अब इस जो आपने रेक्टेंगुलर स्लैब ली है उसकी थिकनेस कितनी मान रहा हूं बेटा मैं? लेट x या t मान लीजिए, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। यानी ग्लास स्लैब की थिकनेस मैंने कितनी कंसीडर की बेटा? t कंसीडर कर लिए। अब इसके बाद मेरे पास नाउ
फ्रॉम राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल कौन सा हो गया बेटा? QTR। QTR। अब QTR में आप देखेंगे बेटा यहां पे ये जो एंगल बच गया मेरे पास, इस एंगल को क्या बोलेंगे आप? इस एंगल को मैं बोल दूंगा I माइनस आर। ठीक है, यानी ये एंगल जो बच गया मेरे पास, यानी ये टोटल एंगल ही तो ये आएगा मेरे पास, ये एंगल बच गया मेरे पास कितना? I माइनस आर बच गया। क्लियर है बेटा ये चीज? तो यहाँ पे अब राइट एंगल ट्रायंगल से क्या निकालेंगे? साइन थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। तो साइन ये जो एंगल है ये आपके पास आ जाएगा साइन I माइनस आर इक्वल, क्योंकि आपको क्या पता करना है? ये डिस्प्लेसमेंट ही तो पता करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लगाया? राइट एंगल ट्रायंगल लगाया, क्योंकि आपको क्या पता करना है? डी पता करना है, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यह आपके पास आ जाएगा बेटा, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया आपके पास, ये क्या हो गया? बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो आपके पास आ जाएगा बेटा साइन थीटा का क्या होता था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है आपके पास? डी। तो ये तो हो गया डी, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास? ये वाली डिस्टेंस है हाइपोटेनियस, यानी QR। ठीक है, तो D इक्वल्स टू QR साइन I माइनस आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। इसके बाद बेटा हमने बात की ये D की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये D इक्वल्स टू QR साइन I माइनस आर हमने फाइंड आउट करनी। अब मुझे QR की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, किसके ऊपर? DC के ऊपर। ये DC है, इस DC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जिस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ F। तो मेरे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया है, ये एक ट्रायंगल भी बन गया है, जिसमें एंगल कितना है? R एंगल है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या पता करूंगा? QR की वैल्यू पता करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा फ्रॉम राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल QFR। ठीक है, अब इसमें QFR में देखूंगा मैं QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास cos R इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? ये क्या हो गया आपके पास? हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा आपके पास बेस। ठीक है, और ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर। आपको पता क्या करना है? QR ही तो पता करना है। तो आपके पास आ जाएगा बेस, यानी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपके पास? कितना है बेस? T, या फिर मैं बोल दूं इसे QF। क्या बोल रहा हूँ बेटा? इसे QF अपॉन, और वो आ जाएगा QR। अब ये एक चीज बताएंगे बेटा, QF जो है वो इक्वल होगा किसके? BC के, और BC इक्वल है किसके? T के। क्लियर? मतलब ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये रहेगी, तो ये इक्वल हो जाएगा बेटा इसके। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा T अपॉन QR इक्वल cos R। तो QR की वैल्यू जो आने वाली है वो है आपके पास T अपॉन cos R। इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास सेकंड। अब ये सेकंड इक्वेशन से आप जो वैल्यू है आपके पास QR की, वो QR की वैल्यू कहाँ पुट करने वाले हैं आप? ये QR की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास आंसर आ गया D इक्वल्स टू T अपॉन cos R, और ये बच गया आपके पास साइन I माइनस R। इक्वेशन नंबर ये से थर्ड आ गया आपके पास। तो बेटा इसे आप सॉल्व कर लीजिए। T cos R, साइन को सॉल्व कीजिए। साइन की वैल्यू लग गई, मैथमेटिक्स फॉर्मूला था साइन A माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला था? साइन A माइनस बी, जिसका इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आता है बेटा? साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या जाएगा? साइन I cos R माइनस cos I साइन R। ये टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास? T अपॉन cos R है। अब ये वैल्यू आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 1 अपॉन cos R को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा?
आपके पास रिजल्ट आने वाला है t, ये बन गया साइन i, क्योंकि cos r से cos r कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ लिख लीजिए या तो आप एक स्टेप ज़्यादा लिख लीजिए आप, cos i अपॉन ये आ जाएगा साइन r अपॉन cos। तो बेटा ये वैल्यू तो आपके पास एलिमिनेट हो गई, बचा क्या आपके पास t साइन i cos i साइन r अपॉन cos r। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास बच गई है। इस टर्म को क्या कर लीजिए आप थोड़ा सा, अब इसमें क्या है बेटा आपके पास दो टर्म तो i में है और दो टर्म ही r में है, तो r वाली टर्म को क्या कीजिए आप, यहाँ जो सेम r वाली टर्म दिख रही है इनको भी क्या कर लीजिए i की टर्म में क्या कर लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, i की टर्म में वैल्यूज को क्या कर लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे i की टर्म में ही इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, वो भी देख लीजिए। आपके पास आंसर आने वाला है, देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या था बेटा आपके पास स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ था कि साइन i जो होगा वो अपॉन साइन r इक्वल म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कांस्टेंट वैल्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पूरी ग्लास स्लैब का क्या मान लेता हूं, म्यू मान लेता हूं, ठीक है। और रे कहां से कहां तक जा रही है, i से r की तरफ जा रही है, तो यहां से आपके पास साइन r की वैल्यू आने वाली है, साइन r इक्वल टू हो जाएगा, इस टर्म को क्या कर लीजिए आप इधर ले जाइए, तो आपके पास आ जाएगा साइन i अपॉन म्यू। ये तो आ गई बेटा आपके पास साइन r की वैल्यू, इसे इक्वेशन ले दीजिए आप फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन ना। देन अब मुझे क्या पता करना है, cos r की वैल्यू भी तो पता करनी है, और cos r क्या होता है आपके पास, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर r, ये पढ़ा था आपने। साइन r की वैल्यू भी है आपके पास, साइन r की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन r की वैल्यू ये नहीं मेरे पास वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर i अपॉन म्यू स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ गई मेरे पास cos r की वैल्यू, इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप इसे 6। आपके पास फिफ्थ इक्वेशन साइन i r की वैल्यू भी आ गई, cos r की वैल्यू भी आ गई, ये सारी वैल्यूज इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में रख दीजिए, तो आपके पास जो d है यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा, यानी मिल जाएगा आपको। तो ये लिख लीजिए फटाक से, फिर आगे हम कंटिन्यू में रखते हैं इसको। तो बेटा यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए आपके पास वैल्यू आने वाली है d इक्वल्स टू t साइन i, तो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, cos i भी ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई साइन r की वैल्यू क्या है बेटा, साइन i अपॉन, यानी अपॉन में चला जाएगा म्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे cos r है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, √1, या फिर इसे लिख सकता हूँ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i अपॉन म्यू स्क्वायर। तो बेटा आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा, या मतलब इसको जब आप सोल्व करते हैं, इस वाली टर्म को जब आप सोल्व करते हैं, तो आपके पास क्या आंसर आता है निकल के, यही आएगा आपके पास कि म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i अपॉन म्यू स्क्वायर। अब बेटा ये वैल्यू सारी यहाँ रख दी, तो आपके पास t साइन i माइनस cos i मल्टीप्लाई साइन i डिवाइड बाय, बेटा ये म्यू बाहर आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i 1/2। ये आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, ये है आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे वो इससे भी, यानी आपके पास आई एंगल होना चाहिए, यानी इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, देन आफ्टर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। कल हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे किसके बारे में बात, सेकंड इसकी एप्लीकेशन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। थैंक यू।